आइए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि डीएलटी के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। तो इस संधि पर हस्ताक्षर करके भारत ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने एवं अपने बौद्धिक संपदा आईपी से संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। लगभग 2 दशकों की वार्ता के बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य देशों ने ऐतिहासिक डीएलटी को अपनाया है। ज्ञातव्य है कि डिजाइन बौद्धिक संपदा की एक श्रेणी है। इसमें किसी उत्पाद का सजावटी पहलू शामिल होता है। जानते हैं डीएलटी में शामिल किए गए प्रमुख प्रावधान। तो यह संधि कुछ शर्तों के तहत आवेदकों को एक ही आवेदन में कई डिजाइन शामिल करने की अनुमति देती है। यह संधि आवेदन फाइलिंग दाखिल करने की तिथि प्रदान करने के लिए आवश्यकताएं निर्धारित करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दाखिल करने की तिथि को स्थगित करने से अधिकारों की हानि हो सकती है। आवेदकों को फाइलिंग तिथि सुरक्षित करने के बाद कम से कम 6 महीने तक डिजाइन को अप्रकाशित रखने की अनुमति देता है। डिजाइन के प्रथम प्रकटीकरण के बाद 12 महीने की छूट अवधि प्रदान की जाती है। इस अवधि के दौरान इस तरह के प्रकटीकरण से पंजीकरण के लिए इसकी वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डिजाइन और प्राथमिकता वाले दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। देखते हैं डीएलटी का महत्व। तो यह संधि स्टार्टअप्स और लघु व मध्यम उद्यमों को वैश्विक स्तर पर उनके डिजाइन की सुरक्षा करके तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता व विकास में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाएगी। यह प्रक्रियाओं को अधिक पूर्वानुमान योग्य, कम जटिल और अधिक किफायती बनाएगी। साथ ही डिजाइन संरक्षण को पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के साथ एकीकृत करेगी। इससे उसकी सुरक्षा बढ़ जाती है। प्रक्रियागत आवश्यकताओं को मानकीकृत करके डीएलटी अलग अलग देशों में आवेदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगी तथा प्रशासनिक बोझ को कम करेगी। इसके परिणाम स्वरूप डिजाइन में वैश्विक रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आइए जानते हैं बौद्धिक संपदा के विषय में। तो बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं, जैसे कि आविष्कार, औद्योगिक उत्पादों के लिए डिजाइन, साहित्यिक व कलात्मक कार्य, प्रतीक जिनका अंततः वाणिज्यिक रूप में उपयोग किया जाता है आदि। बौद्धिक संपदा अधिकार रचनाकारों या मालिकों को उनके रचनात्मक कार्यों से लाभ प्राप्त करने की अनुमति देते हैं जब इनका व्यावसायिक रूप से दोहन किया जाता है। ये अधिकार वैधानिक अधिकार हैं जो संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार शासित होते हैं। बौद्धिक संपदा के अन्य प्रकार देखते हैं तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, भौगोलिक संकेतक आदि। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के विषय में देखते हैं। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। यह वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देती है और भारत सहित इसके 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, बात की हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP के विषय में। अब बात करते हैं, राष्ट्रपति ने भारत के 75वें संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के महत्व को रेखांकित किया। तो भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक निकाय है। इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार किसी राज्य का गठन या शासन किया जाता है। संविधान लिखित या अलिखित दोनों रूपों में हो सकता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान लिखित रूप में है जबकि यूनाइटेड किंगडम का संविधान अलिखित रूप में है। ठीक है, अब जानते हैं भारतीय संविधान का महत्व और भूमिका। तो मूल अधिकारों का रक्षक। संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 29 से 30 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जैसे प्रावधान सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। जानते हैं समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना। तो अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना। अनुच्छेद 45 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा और अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जैसे प्रावधानों का उद्देश्य समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना है। समाज के सदस्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना। तो भारत का संविधान कानूनों, सिद्धांतों और संस्थानों का एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस फ्रेमवर्क के जरिए सरकार की संरचना एवं कार्यों को स्पष्ट किया गया है। पंथ निरपेक्षता की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो अनुच्छेद 25 से 28 के प्रावधान धर्म की स्वतंत्रता के आधार की गारंटी देते हैं। 1994 में
SR बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, ये हमने बात की भारतीय संविधान के महत्व और भूमिका के विषय में। अब जानते हैं, उच्च स्तरीय समिति HLC ने 15 राज्यों में राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन NLRM परियोजना को मंजूरी प्रदान की। तो केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में HLC ने अलग अलग राज्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष NDMF से आपदा शमन परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा HLC ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तैयारी और क्षमता निर्माण घटक के तहत सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन NLRM परियोजना की आवश्यकता देखते हैं। तो भूकंप और सुनामी की तुलना में भूस्खलन की घटना को रोकना और उसका पूर्वानुमान लगाना संभव है। वैज्ञानिक जांच, विश्लेषण और प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय आपदा शमन कोष NDMF के विषय में। तो NDMF का गठन 2021 में किया गया था। इसे केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित किया है। इस कोष का कार्यान्वयन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसका कार्य अनन्य रूप से आपदाओं के संबंध में शमन परियोजनाएं संचालित करना है। भारत में भूस्खलन प्रबंधन देखते हैं। तो भूस्खलन जोखिम क्षेत्र मानचित्रण और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए रिमोट सेंसिंग एवं GIS प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां विकसित करने के लिए सेंसर्स, उपग्रह आधारित डेटा और ड्रोन का उपयोग करके रियल टाइम में भूस्खलन की निगरानी की जा रही है। भूस्खलन को रोकने के लिए संरचनात्मक उपायों यानी दीवार को बनाए रखना, ढलान स्थिरीकरण इत्यादि और गैर संरचनात्मक उपायों जैसे भूमि उपयोग विनियमन, वनों की कटाई को रोकना आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। NDM में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GIS और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जानते हैं भारत में भूस्खलन के विषय में। तो भूस्खलन वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बृहद क्षरण यानी मास वेस्टिंग की परिघटना है। इसे शैल, मलबे या मिट्टी के खिसक कर ढाल से नीचे गिरने के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए केरल, वायनाड में आया भूस्खलन आदि। इसरो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया के अनुसार भारत सबसे अधिक भूस्खलन जोखिम वाले शीर्ष 4 देशों में से एक है। देखते हैं भूस्खलन के कारक। तो प्राकृतिक कारक की बात करें तो भारी वर्षा, बाढ़ या खुदाई के कारण ढलानों पर कटाव, भूकंप, बर्फ का पिघलना आदि। मानव जनित कारक, मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई, वनस्पति के नुकसान के कारण मृदा अपरदन, भूभाग को काटना और भरना और अत्यधिक विकास आदि। भूस्खलन को प्रबंधित करने के लिए किए गए अन्य उपाय देखते हैं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 2014-15 में राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। भूस्खलन जोखिम शमन योजना साइट विशिष्ट भूस्खलन शमन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भूस्खलन और हिमस्खलन के प्रबंधन पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, ये बात की हमने भूस्खलन को प्रबंधित करने के लिए किए गए अन्य उपायों के विषय में। अब बात करते हैं। COP29 में लॉस एंड डैमेज फंड LDF का पूर्ण संचालन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। तो UNFCCC COP29 प्रेसिडेंसी के तहत लॉस एंड डैमेज फंड से संबंधित विविध महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौतों में निम्नलिखित शामिल है। तो देखते हैं कौन कौन शामिल है। तो लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड और विश्व बैंक के बीच ट्रस्टी एग्रीमेंट और सेक्रेटरिएट होस्टिंग एग्रीमेंट SHA शामिल है और फिलीपींस गणराज्य के साथ होस्ट कंट्री एग्रीमेंट आदि शामिल है। उपयुक्त समझौतों के संपन्न होने से लॉस एंड डैमेज फंड 2025 से परियोजनाओं का वित्त पोषण शुरू कर सकेगा। जानते हैं लॉस एंड डैमेज फंड के विषय में। तो मिस्र में आयोजित COP27 के दौरान लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना पर सहमति बनी थी। दुबई में आयोजित COP28 में इस फंड का संचालन शुरू किया गया था। इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक खतरा झेल रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और इस फंड में वित्तीय सहायता की कुल प्रतिबद्धता $730 मिलियन से अधिक हो गई है। लॉस एंड डैमेज जलवायु परिवर्तन के उन नकारात्मक प्रभावों को कहते हैं जो शमन यानी मिटिगेशन एवं अनुकूलन एडेप्टेशन प्रयासों के बावजूद उत्पन्न होते हैं। लॉस एंड डैमेज जलवायु संकट के अपरिहार्य व अपरिवर्तनीय प्रभावों से संबंधित है। जहां शमन जलवायु परिवर्तन के कारणों को दूर करता है, वहीं अनुकूलन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने का प्रयास है। शमन का उदाहरण है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और अनुकूलन का उदाहरण है बाढ़ को रोकने के लिए समुद्री दीवारें बनाना।
लॉस एंड डैमेज में आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों तरह के नुकसान शामिल है। गैर आर्थिक नुकसानों में संस्कृतियों एवं जीवन जीने के तरीकों का लुप्त होना आदि शामिल है। साथ ही लॉस एंड डैमेज फंड के तहत अनुदान और रियायती वित्त पोषण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं लॉस एंड डैमेज फंड से जुड़ी चुनौतियों के विषय में। तो गवर्नेंस की बात करें तो इससे जुड़ी चिंताओं में शामिल है पर्याप्त और सतत वित्त पोषण सुनिश्चित करना, इस फंड से किसे लाभ होगा और फंड के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होगी आदि। वित्तीय फंड का वित्त पोषण करने वाले और फंड प्राप्त करने वाले देशों के हितों को संतुलित करना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वैज्ञानिक लॉस एंड डैमेज को परिभाषित करना और उसका आकलन करना भी चुनौतीपूर्ण होगा। ठीक है, अब जानते हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु अन्य फंड्स। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF यह विकासशील देशों में कम उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है। अनुकूलन विधि यानी एडेप्टेशन फंड, यह निधि विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं का समर्थन करती है। अल्प विकसित देश निधि यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDSCF, इससे जलवायु अनुकूलन के लिए अल्प विकसित देशों का अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, UNFCCC में लॉस एंड डैमेज फंड वार्ता की टाइमलाइन देखते हैं। तो 2007 में लॉस एंड डैमेज का पहली बार उल्लेख बाली एक्शन प्लान में किया गया था। फिर 2013 में लॉस एंड डैमेज से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म की स्थापना की गई। 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अनुच्छेद 8 में लॉस एंड डैमेज का उल्लेख किया गया है। फिर 2019 में COP25 में सैंटियागो नेटवर्क ऑन लॉस एंड डैमेज SNLD का गठन किया गया है। 2022 में COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड का सृजन किया गया और साथ ही 2023 में COP28 में लॉस एंड डैमेज फंड का क्रियान्वयन हुआ है। ठीक है, ये बात की हमने लॉस एंड डैमेज फंड वार्ता की टाइमलाइन के विषय में। अब चर्चा करते हैं अगली खबर पर, जो है सरकार ने इसरो को शुक्र मिशन शुक्रयान के लिए मंजूरी प्रदान की। तो अंतरिक्ष विभाग का मिशन शुक्रयान या वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM शुक्र ग्रह की सतह व उपसतह वायुमंडलीय प्रक्रियाओं तथा इसके वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव की बेहतर समझ प्रदान करेगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM के विषय में देखते हैं। तो इसरो द्वारा यह मिशन 2028 में भेजा जाएगा। इसके उद्देश्य देखते हैं। तो शुक्र के वायुमंडल में मौजूद धूल की जांच करना, उसकी सतह की स्थलाकृति का मानचित्रण करना, शुक्र के निकट सौर एक्सरे स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना और शुक्र के वायुमंडल में मौजूद प्राकृतिक एयर ग्लो का विश्लेषण करना। VOM के जरिए प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, तो उदाहरण के लिए शुक्र के कठोर वातावरण में एरोब्रेकिंग और ताप प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण करना। एरोब्रेकिंग देखते हैं तो अंतरिक्ष अभियानों में उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। इसमें किसी ग्रह के वायुमंडल का उपयोग करके किसी अंतरिक्ष यान को धीमा किया जाता है। मिशन के साथ भेजे जाने वाले पेलोड्स, तो 16 भारतीय पेलोड्स हैं, 2 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी पेलोड्स जो हैं विश्वास और रवि, और एक अंतर्राष्ट्रीय पेलोड है वो है वायरल। ठीक है, मिशन का महत्व देखते हैं। तो वैज्ञानिक अन्वेषण, यह सौरमंडल की उत्पत्ति के साथ साथ ग्रहीय वातावरण की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। जलवायु परिवर्तन को समझना, तो शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से CO2 से बना है, इसलिए इसकी संरचना का अध्ययन ग्रीन हाउस प्रभाव और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों पर बेहतर जानकारी प्रदान कर सकता है। अन्य देखते हैं वायुमंडलीय संरचना, पृथ्वी के विकास आदि को समझना। मिशन के समक्ष चुनौतियां देखते हैं। तो अत्यधिक विषम परिस्थितियां, शुक्र ग्रह का उच्च तापमान और दाब अंतरिक्ष यान के घटकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संक्षारक वातावरण, तो शुक्र ग्रह की सतह पर विद्यमान सल्फ्यूरिक एसिड के बादल संभावित रूप से स्टील और टाइटेनियम से बने घटकों को संचारित कर सकते हैं। अन्य चुनौतियां, दुर्गम भूभाग, सौर पैनल्स के लिए सूर्य के प्रकाश की कमी, तकनीकी चुनौतियां आदि। अन्य महत्वपूर्ण शुक्र ग्रह मिशन कौन से हैं? तो पहले भेजे गए मिशन है मैरिनर 2, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1962 में भेजा था। फिर आता है वीनस एक्सप्रेस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, मैगलन नासा ने, और अकात्सुकी जापान ने। ठीक है, बात करते हैं आगामी मिशन कौन से हैं। तो वीनस लाइफ फाइंडर मिशन, जो कि रॉकेट लैब और MIT, दा विंची और वेरिटास नासा ने, एनविजन ESA आदि। ठीक है, ये बात की हमने शुक्र ग्रह मिशनों के विषय में। अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी BAHS 2024 जारी की। तो यह सांख्यिकी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर जारी की गई है। गौरतलब है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023-24 के लिए मुख्य सांख्यिकी पर एक नजर डालते हैं। तो कुल दुग्ध उत्पादन
कुल 239.30 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। यह पिछले 10 वर्षों में यानी 2014-15 से 5.62% की औसत वृद्धि है। दूध के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अंडा उत्पादन लगभग 142.77 बिलियन अंडों का उत्पादन हुआ है। पिछले 10 वर्षों में औसत 6.8% की वृद्धि है। अंडा उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान आंध्र प्रदेश का रहा और उसके बाद तमिलनाडु का। ठीक है, विश्व में भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, वहीं विश्व में अंडा उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ऊन उत्पादन की बात करें तो भारत में लगभग 33.69 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन हुआ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 0.22% की आंशिक वृद्धि है। ठीक है, पशुपालन के विषय में देखते हैं तो पशुपालन गतिविधि के तहत पशुधन और चुनिंदा नस्ल के मवेशियों का पालन किया जाता है। इसमें आर्थिक लाभ के लिए पशुओं के अनुवांशिक गुणों और व्यवहार में सुधार पर भी जोर दिया जाता है। पशुपालन का महत्व तो पशुधन क्षेत्रक ने 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि और संबंध क्षेत्रक के कुल सकल मूल्य वर्धित में लगभग 30.19% का योगदान दिया। इस क्षेत्रक में 8 करोड़ किसानों और भूमिहीन मजदूरों को आजीविका प्राप्त है। साथ ही पशुपालन गतिविधि दूध, मांस, अंडे आदि का उत्पादन करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पशुपालन के समक्ष चुनौतियां तो बढ़ती बीमारियां जैसे लंपी स्किन डिजीज, फुट एंड माउथ डिसीज जैसे रोगों का संक्रमण बढ़ रहा है। देशी नस्लें कम दूध देती हैं, सभी मवेशियों का टीकाकरण नहीं किया जाता है आदि। अब देखते हैं पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई पहले तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यह मिशन देशज गोजातीय नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए 2014 में शुरू किया गया था। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, इसका उद्देश्य डेयरी प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, मांस प्रसंस्करण आदि में निवेश को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के पालन, कुक्कुट पालन और सुअर पालन क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना, पशु नस्ल में सुधार करके प्रति मवेशी उत्पादकता में वृद्धि करना आदि। ठीक है, ये बात की हमने पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु जो पहले शुरू की गई है उनके विषय में। अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है सरफेस हाइड्रो काइनेटिक टर्बाइन टेक्नोलॉजी यानी SHKT। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रो श्रेणी के तहत SHKT प्रौद्योगिकी को मान्यता प्रदान की। इसके विषय में जानते हैं तो जहां पारंपरिक जल विद्युत प्रणालियां मुख्यतः जल की स्थितिज ऊर्जा पर आधारित होती हैं, वहीं SKHT तकनीक प्राकृतिक प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन करती है। इस प्रकार SHKT तकनीक की मदद से बड़े बांध बनाए बिना विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इसका महत्व देखते हैं तो यह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक लागत प्रभावी और स्केलेबल समाधान है। इसमें टरबाइनों को स्थापित करना आसान है। यह नहरों, जल विद्युत, टेलरेस चैनलों के लिए उपयुक्त तकनीक है। यह तकनीक दूर दराज के उन स्थानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जब पावर ग्रिड या पारंपरिक विद्युत उत्पादन सुविधाएं अनुपलब्ध हैं। अब बात करते हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड के विषय में। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड के हीरक जयंती समारोह में भाग लिया। इसके विषय में देखते हैं। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका लक्ष्य सामान्य रूप से राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के संचालन एवं विशेष रूप से सहकारी ऋण के विकास को सुविधाजनक बनाना है। उद्देश्य की बात करें तो भारत में सहकारी बैंकिंग की वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाना, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है। सदस्य बैंकों की गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उनके हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना तथा सदस्य बैंकों के विचारों को अभिव्यक्ति देना है। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड के 3 स्कंद यानी विंग्स हैं। तो योजना, अनुसंधान और विकास, अखिल भारतीय पारस्परिक व्यवस्था योजनाएं और कंप्यूटर सेवा प्रभाग। ठीक है, बात करते हैं नई चेतना पहल बदलाव के अभियान के विषय में। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नई चेतना पहल बदलाव की नामक राष्ट्रीय अभियान के 3रे संस्करण का शुभारंभ किया। के विषय में जानते हैं तो इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर अलग अलग पहलों के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और लक्षित कार्यवाही को बढ़ावा देना है। यह अभियान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 13 राज्यों में 227 नए जेंडर रिसोर्स सेंटर्स का उद्घाटन किया गया और इस अभियान का नारा है एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। ठीक है, अब बात करते हैं
एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन के विषय में। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR से लड़ने के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। इसके विषय में जानते हैं तो ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC के सहयोग से उसके बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम BIPP के तहत विकसित किया गया है। इसे फार्मा कंपनी वॉकहार्ट ने मिकनाफ ब्रांड नाम से बाजार में लॉन्च किया है। इसे कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया CABP के इलाज के लिए विकसित किया गया है। CABP दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह बीमारी बच्चों, बुजुर्गों जैसे सुभेद्य वर्गों को प्रभावित करती है। यह दवा अभी उपलब्ध दवाओं की तुलना में 10 गुना अधिक असरदार है। साथ ही यह रोगियों के लिए सुरक्षित, तेज गति से असर करने वाली और कम साइड इफेक्ट वाली दवा है। बात करते हैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी BFT और रिसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम RAS के विषय में। तो भारत का जलीय कृषि क्षेत्र बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी BFT और रिसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम RAS को तेजी से अपना रहा है। इसका उद्देश्य उत्पादन एवं संधारणीयता बढ़ाना तथा जलीय कृषि में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। BFT के विषय में देखते हैं तो BFT एक बंद व टैंक आधारित मछली पालन विधि है। इस विधि में जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फ्लॉक्स नामक लाभकारी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इस विधि में हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का उपयोग टैंकों में कार्बनिक अपशिष्ट को माइक्रोबियल बायोमास में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह बायोमास मछली या झींगा के लिए अतिरिक्त आहार स्रोत के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। यह प्रणाली जल को प्राकृतिक रूप से साफ करके बार बार जल बदलने की आवश्यकता को कम करती है। अब जानते हैं RAS के विषय में। तो RAS भी एक क्लोज्ड लूप फेड टैंक आधारित जलीय कृषि विधि है। इस विधि में उन्नत निस्पंदन प्रणाली के माध्यम से जल का पुनर्चक्रण किया जाता है। इसके सेटअप में यांत्रिक और जैविक निस्पंदन इकाइयों से सुसज्जित स्वचालित कल्चर टैंक शामिल है। इससे जलीय कृषि के लिए जल का दक्ष उपयोग और नियंत्रित वातावरण सुनिश्चित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेन्नार या पोन्नैयार नदी के विषय में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नार नदी के जल बंटवारे संबंधी विवाद पर वार्ता समिति की रिपोर्ट मांगी है। इसके विषय में जानते हैं तो पेन्नार बेसिन पूर्व की ओर बहने वाली नदी का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय बेसिन है। इस नदी बेसिन के उत्तर में पलार बेसिन, पश्चिम और दक्षिण में कावेरी बेसिन तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यह नदी बेसिन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु के एक बड़े क्षेत्र को भी कवर करता है। इस नदी को कन्नड़ में दक्षिण पिनाकिनी और तमिल में तेनपेन्नई के नाम से जाना जाता है। यह नदी कर्नाटक के कोलार जिले में नंदी दुर्ग के पास से उत्पन्न होती है। ठीक है, बात की हमने पेन्नार नदी के विषय में। अब जानते हैं सेरेक्स 24 अभ्यास के विषय में। तो भारतीय तटरक्षक बल ICG कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास और कार्यशाला का 11वां संस्करण आयोजित करेगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव NMSAR बोर्ड के तहत किया जाएगा। जानते हैं सेरेक्स 24 के विषय में। थीम है इसकी क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज एवं बचाव क्षमताओं को बढ़ाना। यह अभ्यास भारतीय खोज एवं बचाव क्षेत्र ISRR और उससे बाहर के क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर किसी भी देश के नागरिक को तथा किसी भी परिस्थिति में बड़ी विपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने की ICG की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क के विषय में। तो IPSN ने बीमारी के खतरों को समझने के लिए अनुदान के पहले दौर की घोषणा की। इसके विषय में जानते हैं तो इसे 2021 में WHO हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस के तहत बर्लिन में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाना और प्रतिक्रिया देने के लिए बेहतर डेटा विश्लेषण एवं निर्णय प्रदान करना है। IPSN के तहत रोगजनक जीनोमिक निगरानी अभिकर्ताओं का एक नया वैश्विक नेटवर्क है। यह नेटवर्क वैश्विक पहुंच और क्षमता में सुधार के लिए अपने सदस्यों के कार्यों को गति प्रदान करता है। PGS वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी जैसे रोगजनकों की आनुवांशिक सामग्री यानी जीनोम की निगरानी एवं विश्लेषण करता है। IPSN उत्प्रेरक अनुदान निधि रोगजनक जीनोमिक विश्लेषण में निम्न और मध्यम आय वाले देशों से भागीदारों की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए उन्हें समर्थन प्रदान करती है। ठीक है, ये बात की हमने IPSN के विषय में। अब बात करते हैं सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा तंजानिया। राजधानी है इसकी डोडोमा। तो हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करने के लिए गोवा में भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 3री बैठक आयोजित की गई। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। यह भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। सीमावर्ती राष्ट्र है। इसके उत्तर में केन्या और युगांडा, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी एवं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो तथा दक्षिण में जाम्बिया, मलावी व मोजाम्बिक स्थित है। सीमावर्ती जल निकाय हैं
इसके उत्तर में विक्टोरिया झील है, पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में टांगानियाका झील और दक्षिण पश्चिम में न्यासा झील स्थित है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो जलवायु लंबे शुष्क मौसम और 2 वर्षों ऋतु के साथ उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। प्रमुख झीलें हैं, टांगानियाका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। तो सुषुप्त ज्वालामुखी और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रमुख नदियां हैं रुवुमा और रुफिजी आदि। ठीक है, ये बात की हमने तंजानिया के विषय में। तो मित्रों, हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।